हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी क्यों। आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले जो कंपनी आती है पुर्तगीज आते हैं, यानी पुर्तगाली कंपनी है। और वो क्या कर रहे थे, यहाँ से बहुत सारा पैसा ले जा रहे थे, है ना, बहुत सारा यहाँ से पैसा ले जा रहे थे भर भर के। तो डच के लोग देख रहे थे, है ना, डच एक देश है, ठीक है, जिसे आज नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। पहले उस समय हॉकलैंड के नाम से जाना जाता था। तो वो लोग देख रहे थे और उनको भी लग रहा था कि जब पुर्तगीज भारत में पैसा कमा सकते हैं तो हम लोगों को भी कंपनी बनाना चाहिए और हम लोगों को भी पैसा कमाना चाहिए। जैसे आपके सोसाइटी में होता है कि देख देख कर लोग सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार से तो ये लोग क्या किए कि एक कंपनी बनाए, एक छोटी कंपनी बनाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पहले हमें देखना चाहिए जाकर, है ना, कि भारत कैसा है, उसका रास्ता क्या है जाने का, है ना, तब जाकर हम उस पर पैसा लगाएंगे, कितना हमारा नुकसान होगा, कितना जो है तो लाभ होगा। और इसके लिए एक छोटी कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है डच कंपनी ऑफ डिस्टेंस लैंड, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब होता है दूर दराज के इलाके पर, है ना। तो ये लोग दूर दराज के इलाके पर क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। कौन करना चाहते हैं? डच के लोग। इसीलिए ये कंपनी बनाते हैं और ये कंपनी जो है तो आती है, यहाँ पे भारत आती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जब आ रही थी ना, ये कंपनी 1594 में वहाँ से निकलती है। और ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से होते हुए, आप मैप में अगर देखें, मैप में यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आप अगर मैप में उधर देखेंगे, कभी देखेंगे जैसे कि यहाँ पे इंडियन ओशन, ये देखिए यहाँ पे मैप है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैप है इंडियन ओशन, है ना, हिंद महासागर। हिंद महासागर से होते हुए ये लोग यूरोप से आते हैं, है ना, यहाँ से यूरोप से आते हैं और ऐसे करके ये भारत नहीं आते हैं, है ना। इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर से होते हुए ये कहाँ चले जाते हैं? हिंद महासागर से होते हुए ये चले जाते हैं आपके जैसे जावा सुमात्रा, नाम सुने हैं? जावा सुमात्रा, जिसे आप साउथ ईस्ट इंडिया कंट्री के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये लोग वहां चले जाते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश चले जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। और इसको जो लीड करते हैं उस व्यक्ति का नाम था, जो मतलब ये कंपनी को, जो ये कंपनी को लीड कर रहा है ना, तो उसका नाम था एडमिरल जेकब, है ना। तो ये क्या करता है, इसको लीड करता है और ये कहाँ पहुंचता है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में, वहां पे जाता है। और ये क्या करता है, वहां पे 800 टन, मान लीजिए उदाहरण के लिए 800 टन ये क्या करता है, गरम मसाला खरीदता है। 200 टन वहां पे लौंग खरीदता है और काली मिर्च खरीदता है, इलायची खरीदता है। इस प्रकार करके वो बहुत सारा सामान खरीदता है। और सामान को खरीदने के बाद एक जहाज है, पानी की जहाज में उसको सामान को लादता है, रखता है। और रखने के बाद वापस जो है तो कहाँ पहुंचता है? यूरोप। और यूरोप जाने के बाद वहां पे यूरोप के मार्केट में उसको बेचता है, बिक्री करता है। और बिक्री करता है तो उसको क्या होता है? उसको मुनाफा होता है। कितना गुना मुनाफा होता है? 400 गुना मुनाफा होता है। पुर्तगीजों को कितना गुना मुनाफा हुआ था? 60 गुना मुनाफा हुआ था। इसको कितना हो रहा है? 400 गुना। और जब 400 गुना मुनाफा हो रहा है तो इन सभी डचों को लगता है कि अब हमें कंपनी बनाना चाहिए। और इसीलिए इन लोगों ने फैसला लिया कि हमें कंपनी बनाना चाहिए। और 1602 में वास्तविक कंपनी बनाते हैं, जिसका नाम होता है द यूनाइटेड, है ना। मतलब इनका मतलब कि जो कंपनी होती है उसको बोलते हैं द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो यूनाइटेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? संयुक्त, यानी दो लोगों का। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि सरकार और निजी यानी प्राइवेट लोगों का पैसा लगाया जाता है इस कंपनी में। किस कंपनी में? द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनती है 1602 में, उसमें दो लोगों का पैसा लगता है, सरकार का भी, यानी डच जो सरकार है उसका भी, और यहाँ के जो स्थानीय मतलब कि एक तरह से निजी लोग हैं, निजी व्यापारी हैं, उनका भी इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। और होता क्यों है, मतलब कि ये लोग क्यों पैसा लगा रहे हैं इस तरह? तो मतलब दो लोग क्यों पैसा लगा रहे हैं, तो इसके पीछे ये कारण है। जैसे मान लीजिए क्या होता था कि उदाहरण के लिए मानिएगा कि मान लीजिए यहाँ से यूरोप से यानी डच देश से कितने कंपनी निकले, यानी 60 जहाज निकले, पानी के जहाज, 60 पानी के जहाज निकले। इसमें से भारत पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? 30 ही जहाज बची, बाकी 30 क्या हो गई? डूब गई, है ना, खतरा होता था। इसलिए अगर एक व्यक्ति पैसा लगाएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति पैसा लगाया, है ना, और उसका 60 जो है तो डूब रहा है और 60 बचा है, तो वो क्या हो जाएगा? कुछ दिन बाद भिखारी हो जाएगा, है ना। इसलिए इसलिए सबको जो है तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए, है ना। और थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पिताजी 500 रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 500 रुपए। 500 रुपए में आपको अगर 50 रुपए उसमें से दे दें, है ना, 50 रुपए आपको डेली दे दें, या मतलब कि एक महीने में आपको एक ही बार में 50 रुपए देना है आपके पिताजी को, आपको, तो उससे आपके जो
घर के काम-काजों में यानी घर के खर्चे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डेली जो है तो खर्ची 50 रुपए देना ही पड़ेगा, तो वो कहीं न कहीं आपके घर में जो है तो इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? कमी आ जाएगी और इसी कारण क्या होता है, ये सोचते हैं, कहते हैं कि सब थोड़ा-थोड़ा लगाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? जैसे आप देखते हैं कि सरकार भी कोई काम करता है तो थोड़ा-थोड़ा सबसे लेता है और जब थोड़ा-थोड़ा लेता है तो समाज में, सोसाइटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए आप चंदा समझते हैं? जब फंक्शन वगैरह होता है कोई, तो चंदा लिया जाता है सबसे थोड़ा-थोड़ा करके, तो इकट्ठा किया जाता है और कोई प्रभाव भी समाज में नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति अगर खर्चा करेगा तो वो भिखारी बन जाएगा, है ना? तो इसीलिए ये कंपनी बनाते हैं। और ये कंपनी क्या होती है, 1605 में ये भारत आती है, ठीक है? ये भारत आती है और भारत में कहाँ आती है, तो आंध्र प्रदेश में आती है और आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम कहते हैं। वहाँ पे ये पहली फैक्ट्री अपनी खोलते हैं, है ना? तो वहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री ये लोग 1605 में खोलते हैं। कौन? डच के लोग, ठीक है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे पहली फैक्ट्री खोलते हैं। और फिर 1609 में ये क्या करते हैं, दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं। 1609 में दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में खोलते हैं, ठीक है? अब हम इनके जो फैक्ट्री हैं उनके बारे में, ये बहुत सारी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मैप ले लेते हैं, इसमें दिखाते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फैक्ट्री खोली है भारत में, उसके बारे में यहाँ पे नक्शा है, मैप है, इसमें देखिए ये लोग कहाँ कहाँ खोले हैं और इसका लोकेशन है और साथ ही साथ ये ईयर वाइज है। तो इन्होंने सबसे पहले 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली है फैक्ट्री, है ना? 1609 में आप देखेंगे तो ये लोग 1610 यहाँ पे यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे 1609 में ये लोग पुलिकट में खोलते हैं, है ना? और फिर देखेंगे कि 1616 में ये सूरत में खोलते हैं, ठीक है? तो आप लोग लिख भी लीजिएगा, ये देखिए 1600 सूरत में, है ना? 1616 में सूरत में, ठीक है? और फिर ये लोग 1640 में गाले पर, यानी गाले कहाँ पड़ता है, श्रीलंका, सिलोन, है ना? तो यहाँ पे खोलते हैं, ठीक है? और इसके बाद ये लोग 1641 में भीममुनीपट्टनम, है ना? भीममुनीपट्टनम में खोलते हैं, है ना? ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? फिर कराईकल में खोलते हैं, फिर कराईकल में खोलते हैं, फिर कहाँ खोलते हैं, फिर चिंसुरा में खोलते हैं। और ये लोकेशन देखते जाइएगा, ये देखिए चिंसुरा, ठीक है? और फिर मुर्शिदाबाद और कासिम बाजार, जो कि बंगाल में ही है ना? तो यहाँ पे खोलते हैं, ठीक है? और इसके बाद ये क्या करते हैं, कोचीन में खोलते हैं, कोचिंग में खोलते हैं। कौन? ये लोग, ये देखिए यहाँ पे है कोचिंग, तो कोचिंग में खोलते हैं। इसके बाद ये लोग एक फैक्ट्री नागापट्टनम में खोलते हैं, ठीक है? बालासोर में खोलते हैं, ये देखिए। तो ये सभी आपको लिखना है, ये इतने जो लोकेशन दिखा रहे हैं, ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये सब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोली गई भारत में फैक्ट्रियां है। इसको आप लिख लीजिएगा, है ना? अपने मैप बना लीजिएगा। इसके बाद डच लोग अपनी जो फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, वो ये देखिए कि ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ ईस्टर्न पोस्ट में खोल रहे हैं, है ना? ईस्टर्न पार्ट में। क्यों खोल रहे हैं ईस्टर्न पार्ट में? वेस्ट पार्ट में क्यों है नहीं खोल रहे हैं, है ना? वेस्टर्न में इधर क्या है, पुर्तगाली है, ठीक है? और इधर क्या है, डच के लोग हैं, खोल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि डच लोग अपनी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ किधर खोल रहे हैं, ईस्ट पार्ट में खोल रहे हैं, है ना? तो पूर्वी तट में खोलने का क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? कि आखिर डच के जो लोग हैं, है ना? तो वो ज़्यादातर जो फैक्ट्री है यहाँ पे क्यों खोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी ज़्यादातर फैक्ट्री खोलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिसमें से कुछ कारण है यहाँ पे हम पढ़ेंगे, है ना? कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला का कारण ये है कि पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली ज़्यादा सक्रिय नहीं है, ठीक है? आप देख रहे हैं कि जो पुर्तगाली है, मैप पे देखिए, तो पुर्तगालियों का जब हम पढ़ा रहे थे तो इधर है ना? भारत की जो वेस्ट पोस्ट है, यहाँ पे पुर्तगाली है, जबकि इधर पुर्तगाली अभी एक्टिव नहीं है, इतना सक्रिय नहीं है, ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, पूर्वी तट की ओर जो तो फैक्ट्री खोलते हैं, ताकि पुर्तगालियों से हम युद्ध न करें, लड़ाई न कर सकें, है ना? क्योंकि लड़ाई होगी, है ना? इसीलिए जो है तो ये लोग क्या करते हैं कि इधर फैक्ट्री खोलते हैं। दूसरा कारण, बंगाल में या बंगाल से कहें तो कपड़ा आसानी से मिल जाता है, यहाँ पे कॉटन, सिल्क वगैरह सब मिल जाता है, तो इसलिए ये क्यों जाए फालतू में उनसे भिड़ने के लिए। और तीसरा कारण है कि जो डच थे उनका ज़्यादातर ध्यान कहाँ था, ज़्यादातर इनका ध्यान था जो दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्री हैं उनके तरफ ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि आपको पता है कि ये पहले आए थे और वहाँ पे पहुँच गए थे, है ना? तो इसीलिए इनका ज़्यादातर ध्यान ये इधर होता है, भारत में नहीं। और इन सभी व्यापारिक गतिविधियों के कारण, यानी ये लोग ईस्टर्न पोस्ट पर फैक्ट्री खोलते रहे हैं और जो है तो पुर्तगालियों से नहीं भिड़ रहे हैं। इसके कारण ये 1670 आते-आते ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन जाती है। ये क्या हो जाती है, दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में फ्रेंच भी आ गए हैं,
भारत में ब्रिटिशर्स भी ये आ गए हैं, इनकी सबकी उपस्थिति है। इसी कारण जो है तो मामला क्या होता है, बराबर का होता है, ठीक है ना। ये ज्यादा हो पाती है ना, मतलब कि मामला सबका बराबर रहता है, ठीक है। इधर क्या होता है कि जब ये लोग सारी चीजें कर रहे थे तो अब इनका धीरे धीरे पतन स्टार्ट होगा, है ना। और इधर क्या हो रहा है कि आप देखेंगे केरला, मैप दिखाते हैं आप लोगों को, रुकिए मैप दिखाते हैं, मैप दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये केरला पड़ता है ना, यहाँ पे केरला, तो यहाँ पे त्रवणकोर, ये देखिए यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए, त्रवणकोर है ना, ये त्रवणकोर। तो त्रवणकोर में एक राजा हुआ करते थे, है ना, उस समय, जिनका नाम था मार्तंड वर्मा, है ना। तो मार्तंड वर्मा क्या कर रहे थे, ये पावरफुल शासक थे, है ना। और पावरफुल शासक थे तो इसीलिए ये क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। कोई पावरफुल शासक होगा तो क्या करेगा, विस्तार करेगा, जैसे कि मराठे, है ना। तो इसी प्रकार ये विस्तार कर रहे थे। तो ये विस्तार करते करते उन इलाकों पर कब्जा कर रहे थे जहां पे जो डच हैं उनकी फैक्ट्रियां हैं, यानी डच के इलाकों पर ये क्या कर रहे थे, मार्तंड वर्मा कब्जा कर रहे थे, है ना। अब समस्या क्या थी, आखिर कब्जा कर लिए, ठीक है, वहां के राजाओं को हरा दिए, है ना, मार्तंड वर्मा, और वहां पे कब्जा कर लिए। तो ये क्या कर रहे थे, टैक्स बढ़ा दिए थे, यानी क्या कर रहे थे, कर बढ़ा दिए थे, ठीक है। यानी इनको कह रहे थे कि पहले पहले के राजा क्या करते थे, 10% टैक्स लिया करते थे, तो ये कहे कि आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, है ना। जो डच हैं उनको अगर व्यापार करना है तो मार्तंड वर्मा को कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 20%, ठीक है। तो इसलिए डच के लोग कहते हैं कि हम 20% नहीं देंगे, पहले के राजा तो 10% लेते थे, है ना। लेकिन मार्तंड वर्मा कहते हैं कि अगर व्यापार करना है तो 20 का 20% ही देना पड़ेगा, अगर करना हो तो डच के लोग कहते हैं कि हम नहीं देंगे 10%, मतलब 20%। तो कहते हैं अच्छा नहीं दोगे, तो फिर जो है तो बातों बातों में विवाद होने लगता है, और बातों बातों में विवाद होने का मतलब है कि युद्ध हो जाता है, ठीक है। ज्यादा कर लेते हैं, और जब ज्यादा कर नहीं देते हैं ये लोग, है ना, डच लोग मना करते हैं, तो क्या होता है, 1741 में मामला बिगड़ता है, और 1741 में यहाँ पे जो कुलाचल है वहां युद्ध होता है, कुलाचल के क्षेत्र में युद्ध होता है। कुलाचल को लोकेशन में दिखाएं आपको, ये देखिए मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे देखिए ये कुलाचल पड़ता है, ठीक है। तो कुलाचल में क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। ये केरला में ही पड़ता है, ये देखिए केरला राज्य है, और यहाँ पे कुलाचल का लोकेशन है। तो यहीं पे क्या होता है, युद्ध होता है ना, कुलाचल का युद्ध होता है, जिसमें इस युद्ध में डच जो है तो हार जाते हैं, ठीक है, मार्तंड वर्मा जीत जाते हैं। और जब डचों को पीट रहे थे तो डच कहते हैं कि बस भाई अब माफ कर दो, हम आपको 20 गुना ही मुनाफा, मतलब 20 गुना ही टैक्स देंगे। तो मार्तंड वर्मा कहते हैं कि ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या करना पड़ेगा, यानी आपको 20% टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको हमारे आर्मी को, यानी मार्तंड वर्मा की आर्मी को क्या करना पड़ेगा, आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, यानी आधुनिक हथियार को सिखाना पड़ेगा कि कैसे युद्ध किया जाता है, आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, है ना। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम सहमति जताते हैं कि हम क्या करेंगे, आपकी आर्मी को आधुनिकीकरण करने में सहायता करेंगे। तो मार्तंड वर्मा कहते हैं ठीक है, हम तुमको छोड़ दे रहे हैं, और मार्तंड वर्मा इनको छोड़ देते हैं। अब जो डच हैं वो क्या कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि हार चुके हैं। यहाँ पे जो डच हैं इनको सब मार रहे हैं, और ये चुपचाप बैठे हैं। और समय आता है कब का, 1759 का समय आता है ना, 1759 का समय आता है। और 1759 में क्या होता है, इधर आप देखेंगे बंगाल, लोकेशन दिखाएं आपको, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए आप लोग, है ना, लोकेशन देखिए, ये देखिए यहाँ पे बंगाल है ना, बंगाल कह रहे हैं, बांग्लादेश, ये वर्तमान का लोकेशन है। तो उस समय ये जो है तो इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है तो हमारा बंगाल पड़ता था, है ना, ये लोकेशन आज का, मतलब पहले का लोकेशन में यहाँ क्या होता था, बंगाल पड़ता था, है ना। तो इस बंगाल में क्या होता था कि यहाँ पे आप देखेंगे कि उस समय 1759 में मीर जाफर जो गद्दार था, है ना, वो हम बंगाल विजय पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे। बस अभी आपको ये याद रखना है कि मीर जाफर जो है तो ये बंगाल का नवाब जो था, है ना, ये क्या कर रहा है, आता है किसके पास, ये आता है डचों के पास, है ना, डचों के पास आता है। चिंसुरा और बेदारा में डच बैसे थे, है ना, यहाँ पे फैक्ट्री खोलकर व्यापार वगैरह कर रहे थे। तो ये आता है, और आने के बाद डचों से कहता है कि देखो आप हमारी सहायता करो, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना है हमें, और आप हमारी सहायता कर दो, है ना, क्योंकि तुम्हारे भी दुश्मन कौन है, डच मतलब अंग्रेज हैं, और हमारे भी दुश्मन कौन है, अंग्रेज हैं। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होगा, दोस्त होगा, इसीलिए तुम मेरी सहायता करो। और जो ये होते हैं डच लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अगर बंगाल का नवाब कह रहा है, इसने जो है तो सिराजुद्दौला को मरवा दिया था, तो हो सकता है ये अंग्रेजों को भी मरवा दे, है ना। और इसीलिए ये लालच देता है कि देखो अगर अंग्रेजों को तुम सहायता करोगे और अंग्रेजों को भगा दिया जाएगा, तो वो तुमको व्यापार में राहत मिल जाएगी, छूट दे देंगे। तो ये डच लोग आ जाते हैं, कहते हैं ठीक है, हम अंतिम प्रयास करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि जो बेदारा का युद्ध होता है 1759 में, है ना, और अंतिम प्रयास करते हैं, है ना, डच लोग अंतिम प्रयास ब्रिटिशर्स को हराने के लिए करते हैं, लेकिन इनकी भाग्य साथ नहीं दी, और
बंगाल के नवाब और डचों की हार हो जाती है। ठीक है, बंगाल के नवाब चिंसुरा और बेदारा के युद्ध में हार जाते हैं, है ना। चिंसुरा उसी को नाम दूसरा नाम बेदारा होता है। उस युद्ध में ये लोग हार जाते हैं। हारने के बाद ब्रिटिशर जो है तो इन दोनों को पीटते हैं और इसके बाद ये जब इनके क्षेत्रों को कब्जा करने लगते हैं तो ये देख रहे हैं कि हमारा जो ब्रिटिशर्स है वो कब्जा कर रही हैं, इसीलिए परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें यहाँ पे आखिर कब्जा कर ही लेंगे, है ना, ब्रिटिशर्स कब्जा कर ही लेंगे। इसीलिए ये 1799 में क्या करते हैं, 1799 में अपनी सारी फैक्ट्रियां बेच देते हैं किनको, ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स को अंग्रेजों को बेचकर ये क्या करते हैं, भारत से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश चले जाते हैं। ठीक है, इतना इनका रहता है। कैसे ये आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करती है, फिर धीरे धीरे व्यापार करते हुए इनका पतन होता है और ये फिर 1799 आते आते भारत को छोड़कर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश चले जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा रिविजन कराते हैं, आपको रिवीजन कराते हैं। ठीक है, तो रिवीजन क्या कराते हैं, यहाँ पे रिवीजन करा देते हैं थोड़ा सा। तो आपको ये पता है कि जो डच कंपनी है वो भारत में कैसे आती है। तो यहाँ पे पुर्तगाली सबसे पहले कंपनी आई थी। अब वो क्या कर रहे थे, यहाँ से व्यापार करके बहुत सारा पैसा ले जा रहे थे यूरोप में, अपने देश में। तो क्या कर रहे थे, डच लोग देख रहे थे, तो डचों को भी लगा कि हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्री बनाना चाहिए, हमें भी जो तो व्यापार करना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सबसे छोटी मतलब कि इन्होंने क्या किया, एक छोटी कंपनी बनाई, है ना। ये कंपनी का उद्देश्य ये था कि जाओ तुम भारत में देखना सारी चीजें की रास्ता क्या है, पैसा कितना लगेगा, लाभ कितना होगा, वो सारी चीजें। इसके लिए इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम होता है द डच कंपनी ऑफ डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस का मतलब होता है दूर दराज के इलाके में ये क्या करना है, एक व्यापार करना है, किनको, डच को। इसीलिए ये कंपनी बनाते हैं और ये जाते हैं। लेकिन ये इंडियन ओशन होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, इंडियन ओशन हुए ये पहुंच जाते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, है ना, भारत नहीं आते हैं। और वहां पे क्या करते हैं, 800 टन जो है तो गरम मसाले लेते हैं, 200 टन लौंग लेते हैं और इस प्रकार इलायची वगैरह सब कुछ ले लेते हैं और एक जहाज में लादते हैं, है ना, पानी वाली जहाज में लेते हैं, उसमें लाद कर ले जाते हैं यूरोप। और यूरोप के मार्केट में बेचते हैं तो उनको कितना गुना मुनाफा होता है, 400 गुना मुनाफा होता है, 400 गुना मुनाफा होता है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं, कहते हैं चलो हमें कंपनी बनाना चाहिए। और इसीलिए 1602 में ये लोग कंपनी बनाते हैं जिस कंपनी का नाम होता है द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये लोग कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त, है ना। संयुक्त का मतलब होता है कि यहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट और यहाँ पे प्राइवेट दोनों का क्या लगा है, पैसा लगा है, जिसे आप सहकारी कंपनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहकारी कंपनी। ठीक है, सहकारी कंपनी, सहकारी कंपनी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और आज आप लोग ये पढ़ते हैं जिसे आप एक मॉडल का नाम देते हैं जिसे हम पीपीटी मॉडल कहते हैं, पीपीटी मॉडल। ठीक है, पीपीटी मॉडल पढ़ा जाता है, यानी सरकार का भी और निजी कंपनी का भी इसमें पैसा लगाया जाता है। जैसे कि आज भारत भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, सरकार और इनका पैसा लगाते हैं। अच्छा, ये लोग दोनों लोग पैसा लगाते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए घाटा होगा यानी हानि होगी तो क्या होगा, घाटा होगा तो सबका होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबका होगा और इसीलिए जो है तो इन्फेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, संतुलन बना रहेगा। इसीलिए सब लोग पैसा लगाते हैं और ये लोग 1602 में कंपनी बनाकर भारत आते हैं। ठीक है, और ये कब पहुंचते हैं, 1605 में, है ना। 1602 में ये कंपनी बनाते हैं और 1605 में ये भारत पहुंचते हैं। भारत कहाँ पहुंचते हैं, आंध्र प्रदेश में पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है, कौन सी जगह, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। ठीक है, यहाँ पे 1605 में ये क्या करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये 1609 में क्या करते हैं, पुलिकट में फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, इसमें लोकेशन 1610 भी देता है, 1609 भी देता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पुलिकट में ये दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं। अब पुलिकट या कहें, आपको मैप दिखा देते हैं तो मैप से याद करिएगा, इसको पूरा मैप को आपको बना लेना है। ठीक है, अपनी कॉपी में क्या करना है, मैप को बना लेना है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि फैक्ट्री वगैरह बना रहे, मतलब खोल रहे हैं और इनकी फैक्ट्रियाँ लगातार ये फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं जिसका लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो 1609 में पुलिकट में खोल रहे हैं, है ना, ये देख लीजिए। 1616 में ये सूरत में खोल रहे हैं और 1640 में देखेंगे तो 1640 में ये लोग फैक्ट्री खोल रहे हैं, है ना। और 1641 में 1640 में ये गाले यानी श्रीलंका में सिलोन में खोलते हैं और आप देखेंगे कि 1641 में ये भीमुनीपट्टनम में खोलते हैं। फिर आप देखेंगे ये कराईकल में खोल रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि ये लगातार यानी चिंसुरा में खोल रहे हैं, बंगाल में, मुर्शिदाबाद में,
खोल रहे हैं, कोचिंग में खोल रहे हैं, ये देख लीजिए। और ये लगातार जो है तो नागापट्टनम में खोल रहे हैं। इस प्रकार इसको आपको मैप बना लेना है। इस प्रकार से इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोल ले। और इनकी हमने ये देखा कि इनकी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ क्या है, इनकी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ ईस्टर्न पार्ट में खुली है, पूर्वी तट में खुली है। इसके पीछे क्या कारण है, यूपीएससी मान लीजिए पूछ लेता है, तो इसके पीछे ये कारण है कि ये लोग क्योंकि इस समय जो पुर्तगाली हैं वो क्या कर रहे हैं, ईस्टर्न पोस्ट में, है ना, ईस्टर्न पोस्ट पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ज़्यादा सक्रिय नहीं है ना। ये लोग इधर सक्रिय हैं, इधर सक्रिय, इसलिए ये लोग जो है तो ईस्टर्न पोस्ट में फैक्ट्री खोलते हैं ताकि पुर्तगालियों से भिड़ना ना पड़े, है ना। इनका उद्देश्य था व्यापार करना। और दूसरा कारण है कि ये लोग बंगाल से आसानी से इनको सब कुछ मिल जा रहा है, सिल्क मिल, कॉटन मिल जा रहा है, कपड़े मिल जा रहे हैं, है ना। ये देखिए बंगाल में ही इनको सब कुछ मिल जा रहा है, तो इसीलिए ये सोचते हैं कि कौन जाए फालतू में युद्ध करने के लिए, है ना। इसीलिए ये लोग जो है तो यहाँ, तो इसीलिए ये लोग उधर नहीं जाते हैं। और दूसरा कारण इनका ज़्यादातर ध्यान क्या है, इन डचों का ज़्यादातर ध्यान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में था, इसलिए ये ज़्यादातर यहाँ पे एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब इधर खोल लेते हैं ताकि देखिए इधर से क्या होगा, जैसे कि ये ईस्टर्न पार्ट में खोलेंगे, ईस्टर्न पार्ट में खोलेंगे तो इधर जाना आसानी रहेगी, यहाँ से संपर्क बनाना आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, इधर फैक्ट्री ज़्यादातर खोलते हैं, ठीक है। तो ये कारण रहे। इसके बाद अब चर्चा हम ये कर रहे थे कि ये सब लोग मतलब इस तरह करते हुए 1700 क्या आता है, 1700 मतलब कि 1670 का समय आता है। और 1670 में क्या होता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मतलब सबसे अमीर कंपनी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच भी हैं और डच भी हैं, तो इसलिए मामला क्या होता है, बराबर का आता है, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है कि घटना हो जाती है, इधर घटना क्या हो जाती है कि आता है समय कब का, तो आप देखेंगे कि इधर घटना होगी, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुलाचल का युद्ध होगा, है ना, कुलाचल का युद्ध होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि 1741 का समय आता है। और 1741 का समय आता है तो यहाँ पे देखिए एक लोकेशन देख लीजिए, ये है त्रवणकोर, ठीक है। त्रवणकोर में एक राजा हुए, ये केरला में पड़ता है। और त्रवणकोर के राजा हुए जिनका नाम था मार्तंड वर्मा। ये क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर रहे थे, है ना। 1741 में एक युद्ध कर देते हैं, क्योंकि ये विस्तार कर रहे थे और ऐसे क्षेत्र में कब्जा कर लेते हैं जहाँ पे जो डच है वहाँ पे क्या करते हैं, डच जो है तो क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और व्यापार कर रहे हैं तो उन इलाकों पर कौन कब्जा कर लेते हैं, जो मार्तंड वर्मा है। और टैक्स को बढ़ा देते हैं। पहले के राजा जो थे तो 10% टैक्स ले रहे थे, तो ये कहते हैं 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो डच हैं वो कहते हैं नहीं देंगे हम 20%, 10% ही देंगे। तो इसीलिए जो मार्तंड वर्मा है वो कहते हैं कि ठीक है नहीं दोगे तो चलो युद्ध करते हैं। और बातों बातों में युद्ध होता है 1741 में, यहाँ पे जो कुलाचल का युद्ध होता है जिसमें मार्तंड वर्मा डचों को हरा देते हैं। और डच भी हार जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है अब हम आपको 20% ही टैक्स देंगे। और दूसरा काम ये मार्तंड वर्मा की आर्मी को क्या करेंगे, आधुनिकीकरण करने में सहायता करेंगे। और ये लोग अब चुपचाप बैठे थे। अब इधर क्या होता है कि 1759 का समय आता है। 1759 में बंगाल में, 1759 में बंगाल में जो मीर जाफर होता है वो गद्दी पर बैठा था। तो अंग्रेज उसको वो सिराजुद्दौला को मरवा दिया था ना प्लासी के युद्ध में। तो इसीलिए वो 1741 में प्लासी का 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें मीर जाफर जो है तो छल से जो है तो मतलब उसके गद्दारी से जो सिराजुद्दौला उनकी हार हो जाती है, उनको मार दिया जाता है और मीर जाफर गद्दी पर बैठता है। लेकिन समय आता है 1741 में, ये बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे अंग्रेज। और ये परेशान होकर ये आता है किसके पास, चिंसुरा बेदारा में आता है जहाँ पे डच बैठे थे। और डचों से मिलता है, कहता है कि तुम क्यों गाल फुला बैठे हो। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो भारत के राजा है वो भी मार रहे हैं और अंग्रेज भी हमको मार रहे हैं। इसीलिए ये जो मीर जाफर होता है कहता है कि ठीक है तुम हमारी सहायता करो अंग्रेजों को हराने में, है ना, अंग्रेजों को हराने में हमारी सहायता करो। और अंग्रेजों को हम हरा देंगे, अंग्रेजों को हम हरा देंगे तो तुमको हम भारत में छूट दे देंगे व्यापार करने की। तो डच कहते हैं कि अगर मीर जाफर कह रहा है, बंगाल का नवाब कह रहा है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं 1759 में ये अंतिम प्रयास करते हैं, चिंसुरा और बेदारा का युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों की हार हो जाती है। बंगाल के नवाब मीर जाफर की भी हार हो जाती है और डचों की भी हार हो जाती है। जब हार हो जाती है इन दोनों की, अब ये लोग क्या करते हैं कि अंग्रेज इनको मारने लगते हैं, इनके क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं। तो कहते हैं कि आखिर अंग्रेज हमारा क्षेत्र जीत ही लेंगे। इसीलिए ये 1799 में क्या करते हैं, अपना सारा फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच देते हैं। और बेचने के बाद ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश चले जाते हैं यहाँ से। तो ये रहा आपका जो रिवीजन भी हो गया, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो आपका चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।